हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ईप्रप। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कस्टमर रिलेशंस और ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग देख लिया था। ठीक है, इतना देख लिया था कस्टमर रिलेशंस के बारे में और मार्केटिंग के बारे में। और अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से क्या मतलब है कि आपने कस्टमर रिलेशन तो बना लिया, मगर आप उस रिलेशन को मैनेज कैसे करोगे। मैनेज का मतलब क्या कि उस रिलेशन को कैसे मेंटेन रखोगे कि कस्टमर आपका वो हमेशा बना रहे। क्लियर है, ये सबको समझ आ गया है। ठीक है, तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कैसे कैसे इवॉल्व हुआ। ठीक है, फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल एरा टू इंफॉर्मेशन एरा। ठीक है, कैसे कैसे हमारा कस्टमर रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट था वो कैसे कैसे इवॉल्व हुआ और उसके साथ ही क्या इवॉल्व हुआ हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या, एवोल्यूशन ऑफ कस्टमर रिलेशंस। ठीक है, कि कैसे कैसे कस्टमर रिलेशंस डेवलप हुई हैं टाइम के साथ। क्लियर है, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग प्री इंडस्ट्रियल एरा से। ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल एरा। तो प्री इंडस्ट्रियल एरा का मतलब क्या है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था, मतलब 19 बता रहे हैं 1750 से पहले। ठीक है, 1750 से पहले का जो एरा है उसको कहते हैं हम लोग क्या, प्री इंडस्ट्रियल एरा। ठीक है, उस वक्त क्या होता था कि जो इकोनॉमी होती थी, सोसाइटी होती थी, बहुत छोटी होती थी, इंटरकनेक्टेड होती थी, या कह सकते हैं क्लोज्ड निटेड सोसाइटी होती थी। मतलब बहुत ही छोटी क्या है, सोसाइटी है। ठीक है, सब लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, आप अपने गांव में हो तो आप सब एक दूसरे को जानते हो, आप अपने टाउन में भी हो तो भी क्या है, सब एक दूसरे के नियर अबाउट क्या है, पास हैं। क्योंकि अब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है, ना ही लोग ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ना आपके पास कार है, ना आपके पास कुछ है। ठीक है, और ना ही आपके पास क्या है, कोई इफ़ेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, जिससे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जा सकें, जिससे क्या हो, सोसाइटी क्या हो, मेल जोल हो जिससे, और उसकी वजह से सोसाइटी क्या हो जाए, एनलार्ज हो जाए। ठीक है, तो ऐसा तो था नहीं उस वक्त। तो सब लोग क्या था कि नियर अबाउट सोसाइटी क्या थी, बहुत छोटी थी, तो सब एक दूसरे को जानते थे। तो उस वक्त क्या होता था कि तो जो मैन्युफैक्चरर होता था वो क्या होता था कि वो कस्टमर के टेस्ट और डिमांड के अकॉर्डिंग ही क्या होता था, वो प्रोड्यूस करता था। ठीक है, जैसे कि अगर आप अपने नाना से पूछोगे या कहते हैं बाबा जी से पूछोगे, तो उसमें क्या होता है कि गांव में पहले सबको पता होता था, उनको पता होगा कि सबसे अच्छा टेलर कौन है उनके गांव में। ठीक है, सबसे अच्छा कारपेंटर कौन है। ठीक है, कारपेंटर सबको सब पता है ना। ठीक है, सबसे अच्छा कारपेंटर कौन है। दूसरा, वो सब जानते थे कि हाँ ये जो आदमी है ये क्या कर सकता है, बहुत अच्छे से काम कर सकता है। ठीक है, वो हर आदमी को जानते थे कि हाँ ये अगर क्राफ्ट का कोई काम है तो ये बहुत अच्छे से कर लेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि बहुत ही रिलेशन क्या था, बहुत ही अच्छा था। अब ये भी क्या है, कस्टमर ही तो हैं। ठीक है, आपके नाना क्या थे, कस्टमर थे ना उस टेलर के, तो ये क्या है, कस्टमर रिलेशन है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या था, बहुत अच्छा था। जब प्री इंडस्ट्रियल एरा में रिलेशन क्या था, बहुत ही अच्छा। ठीक है, सबको समझ आ गया है क्यों, क्योंकि उस वक्त सोसाइटी क्या थी, बहुत छोटी थी। ठीक है, और उसकी वजह से क्या था, इकोनॉमी भी बहुत छोटी थी, और जब इकोनॉमी छोटी थी तो ट्रांजेक्शन्स भी क्या होंगे, लेन देन भी क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, और आपस में लोग एक दूसरे को जानते थे। ठीक है, और हर आदमी अपने नीड्स के अकॉर्डिंग ही कहता था कि हाँ भाई, जैसे टेलर है तो उससे बोल दिया कि हाँ भाई हमको ऐसे कपड़े सिल के दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, अकॉर्डिंग टू हिज हर टेस्ट और डिमांड, वो प्रोड्यूसर जो था वो चीज़ें डेवलप करता था। सबको समझ आ रहा है, प्रोड्यूस करता था। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर केयर और सर्विस क्या था, बहुत ही हाईली पर्सनलाइज था। यहाँ पे कस्टमर केयर और सर्विस क्या था, हाईली पर्सनलाइज्ड। क्लियर है, सबको समझ आ गया है। तो कस्टमर केयर और सर्विस क्या थी, हाईली पर्सनलाइज्ड। ठीक है, और जो प्रोडक्शन होता था वो क्या मोस्टली किस पे होता था, अकॉर्डिंग टू हिज हर टेस्ट एंड डिमांड्स। ठीक है, बिजनेस किस पे बिल्ड था, ट्रस्ट पे। ठीक है, ट्रांजैक्शंस क्या थे, छोटे थे, क्योंकि इकोनॉमी भी क्या थी, छोटी। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। और हमेशा ही 1-to-1 बेसिस पे क्या होती थी, बातचीत होती थी। ठीक है, कि यहाँ कस्टमर से बात होती थी, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग ही क्या चीज़ें डेवलप की जाती थी। ठीक है, और ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स का क्या था, पर्सनल रैपोर्ट था किसके साथ, कस्टमर्स के साथ। पर्सनल रैपोर्ट का मतलब क्या है कि आप देखते होंगे कि पुराने ज़माने में या आपके नाना वाना क्या है, वो सबको एक दूसरे को जानते थे, बहुत ही अच्छे से क्या होता था, आपस में बातचीत होती थी कि हाँ भाई कैसे हो, क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें सबको समझ आ गया। तो ये क्या था हमारा प्री इंडस्ट्रियल एरा। यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप्स क्या थे, बहुत ही अच्छे थे। सबको समझ आ गया। तो ये प्री इंडस्ट्रियल एरा की बात होगी। अब आते हैं हम लोग किस पे,
इंडस्ट्रियल एरा, ठीक है। तो जैसे तो फिर क्या हुआ, अब आते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल एरा पे। अब आते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल एरा पे, ठीक है। तो जैसे अब आते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल एरा पे, ठीक है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई तो लोगों ने क्या, मशीन आती गई, ठीक है, नई नई चीज़ें आती गई, तो लोगों ने क्या शुरू कर दिया, अब प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन की तरफ मूव करने लग गया, ठीक है। मतलब अब लोग बहुत ज़्यादा ही प्रोड्यूस करने लगे जब मशीन लग गई, ठीक है। सब चीज़ें यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो गई, ठीक है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो गया, तब क्या हो गया, हमारा एरा ऑफ मास प्रोडक्शन आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि बिजनेस हाउसेस जो थे उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, मास प्रोडक्शन, मास कम्युनिकेशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्या अचीव करने के लिए, टू अचीव इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल से क्या मतलब है कि जैसे आपने, मान लेते हैं कि आपने एक 10 लाख की मशीन लगाई, ठीक है, और आपकी बिक्री हो ही नहीं रही है, ठीक है, बिक्री हो रही है 10,000 रुपये की महीने में, ठीक है। तो अगर आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, अगर आपको बिजनेस को बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, आप प्रोडक्शन को बढ़ाओगे, क्योंकि आपने इन्वेस्ट कितना किया मशीन पे, 10 लाख रुपए क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, इतना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। मगर आपका जो हर महीने की सेल है वो कितनी है, 10,000 रुपये की। तो अगर आप हर महीने की सेल को इम्प्रूव कर लो, तो इम्प्रूव कैसे होगी, जब आप क्या करोगे, मास प्रोडक्शन, ठीक है। इसी को ही क्या कहते हैं हम लोग, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, ठीक है। कि जब हम लोग किधर मूव करते हैं, मास प्रोडक्शन की तरफ, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो अगर आप अच्छे से प्रोड्यूस कर रहे हो, ज़्यादा जितना पॉसिबिलिटी है ऑप्टिमम लेवल पे प्रोड्यूस कर सकते हो वो प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, तब क्या होगा, आप क्या अचीव करोगे, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। क्लियर है। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का मतलब क्या है कि आप अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या करोगे, इंप्रूव करोगे। किस वजह से, क्योंकि आपने हर चीज़ को क्या कर दिया है, ऑप्टिमम लेवल पे ला दिया है। लेबर भी हमारा क्या है, अच्छे काम कर रहा है, जितना लेबर चाहिए था, जितनी आपकी डिमांड थी, ठीक है, ये सब क्या कर रहे हो आप, बढ़िया से प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मोर फोकस किस पे होने लग गया, मैन्युफैक्चरिंग पे। मैन्युफैक्चरिंग पे क्या होने लग गया, मोर फोकस और इफ़िशिएंट ऑपरेशंस पे, ठीक है। मतलब ऑप्टिमम लेवल पे हर चीज़ क्या होने लगी, प्रोड्यूस की जाने लगी, ठीक है। अब जैसे जैसे क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ठीक है, जब 20th सेंचुरी आई, ठीक है, मतलब 1900 वाला जो ईयर था जब से स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर हमारा क्या हुआ, कुछ वॉर्स हुए, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर उसके बाद सेकेंड हुआ, तो इससे क्या हुआ, सब इकोनॉमी क्या हो गई, कोलैप्स हो गई। अब लोग के पास क्या था, लोगों के पास चीज़ों की क्या थी, कमी। तो अब क्या स्टार्ट होने लग गया, डिमांड क्या होने लगी, गुड्स की डिमांड क्या होने लगी, स्टार्ट होने लगी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर्स, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि पावर ऑफ सप्लायर्स क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब क्या है कि आप कुछ भी प्रोड्यूस करो, आपका बिक जाएगा। क्लियर है। क्यों, क्योंकि एरा ऑफ मास प्रोडक्शन तो है ही, ठीक है, साथ में लोगों की डिमांड भी क्या हो गई है, इंप्रूव हो गई है। सबको समझ आ रहा है किस वजह से, क्योंकि अब इकोनॉमी तो आपकी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी ना वर्ल्ड वॉर के वक्त, तो उस वक्त क्या है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी सप्लाई से, ठीक है। तो आप कुछ भी प्रोड्यूस करो, आपका क्या होगा, बिक जाएगा। आप चाहे ब्लैक शर्ट प्रोड्यूस करो, चाहे वाइट शर्ट प्रोड्यूस करो, चाहे आप मतलब कैसा भी शर्ट प्रोड्यूस करो, आपका क्या हो जाएगा, शर्ट क्या हो जाएगा, बिक जाएगा। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। तो जैसे जैसे हमारा क्या हुआ, ये वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ इकोनॉमी में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, पावर ऑफ सप्लायर्स एट द एक्सपेंस ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। इट इंक्रीज द पावर ऑफ सप्लायर्स एट द एक्सपेंस ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे कस्टमर सर्विस का जो इंपॉर्टेंस था वो क्या होने लगे, कम। क्योंकि आप क्या है, आप तो बस क्या सोच रहे हो कि हमें तो प्रोडक्शन करना है, ठीक है, बिक तो जाएगा ही सामान, ठीक है। तो आप कस्टमर सर्विस के बारे में सोचोगे क्या, कि कस्टमर का ख्याल रखने की कोशिश करोगे, नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको तो पता है हमारा सामान तो बिकना ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा एरा ऑफ इंडस्ट्रियल एरा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ बताइए, मैन्युफैक्चरर्स कुड प्रोड्यूस व्हाट दे कुड एंड दीज गुड्स विल फाइंड देयर वे टू कस्टमर्स ऑन देयर ओन, ठीक है। कि मतलब आप कुछ भी प्रोड्यूस करो, आपका क्या हो जाएगा, चीज़ें बिक जाएंगी, ठीक है। तो इट वाज द एज ऑफ डिमांड एक्सीडिंग सप्लाईज, ठीक है। यहाँ पे क्या था, डिमांड सप्लाईज से क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था। इस वजह से हमारा क्या, कुछ भी प्रोड्यूस करो आपका बिकेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से क्या हुआ, देयर वाज नो नीड फॉर कस्टमर सर्विस फॉर प्रमोशन और एनहेंसमेंट ऑफ मार्केट्स, ठीक है। अब आपको प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका सामान तो क्या है, अपने आप ही बिक जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे कस्टमर सर्विस क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। मतलब कस्टमर रिलेशन क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पे प्री इंडस्ट्रियल एरा में क्या था, कस्टमर रिलेशनशिप अच्छा था,
इंडस्ट्रियल एरा में क्या हुआ, कस्टमर रिलेशनशिप ख़राब हो गया, ठीक है। मगर फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हमारा पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा आया, ठीक है। पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा का मतलब नियर अबाउट 1950s 1960s के आसपास, ठीक है, 1960s के 1970s के आसपास, ठीक है। इसके बाद से क्या शुरू हुआ हमारा पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा, इसको कहते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन एरा, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजीज़ क्या होने लगी, डेवलप होने लगी, जैसे कम्युनिकेशन की नई टेक्नोलॉजीज़ आने लगी, ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स आने लग गए, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ आने लग गया, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, इससे क्या हो गया हमारा जो कस्टमर रिलेशनशिप था वो फिर से क्या होने लग गया, इंप्रूव होने लगा। किस वजह से वो देखते हैं यहाँ पे कुछ रीजंस दिए हैं। तो री इमर्जेंस ऑफ, फिर से क्या हुआ, री इमर्जेंस ऑफ रिलेशनशिप प्रैक्टिसेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, ठीक है। कौन कौन से रीजंस हैं? सबसे पहला रीज़न क्या था, इंटेंसिव कंपटीशन इन मोस्ट मार्केट्स ड्यू टू एमरजेंस ऑफ अदर डेवलपिंग इकोनॉमीज, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अब दूसरी इकोनॉमीज़ भी क्या हो चुकी थी, 1960s तक क्या हो गई थी, दूसरी इकोनॉमीज़ भी क्या हो गई थी, डेवलप हो गई थी। पहले जापान डेवलप हुआ, उसके बाद कोरिया भी आ गया प्रोडक्शन में, चाइना आ गया, तो ये सब इकोनॉमीज़ भी क्या होने लग गई, डेवलप होने लग गई, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अब मार्केट में चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। अब और पहले कुछ ही लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, अब बहुत सारे लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि अब 1960s तक आ गए हम लोग। कब से शुरू हुआ था, 1750s के आसपास से क्या शुरू हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। कितना साल हो गया, लगभग 200 साल हो गया। 200 साल में क्या हो गया कि अब इतना टाइम बीत चुका था कि अब सब कुछ क्या हो गया, सेचुरेट हो गया। सेचुरेट का मतलब अब मार्केट में चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं, बहुत लोग प्रोड्यूसर्स आ गए हैं, ठीक है। अब नई नई चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, तो यहाँ पे क्या बढ़ गया, यहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया, ठीक है। तो कंपटीशन जब बढ़ेगा तो आप क्या करना चाहोगे, तब आप फिर से किधर मूव करोगे, कस्टमर रिलेशनशिप को फिर से इंप्रूव करने के लिए क्या मूव करोगे। सबको समझ आ रहा है, ठीक है। तो नई नई चीज़ें अडॉप्ट की गई, जैसे हमारे यहाँ पे क्या अडॉप्ट किया गया, पहला यहाँ पे देखते हैं, अडॉप्शन ऑफ TQM प्रोग्राम। TQM प्रोग्राम का मतलब क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसमें क्या किया जाता था कि यहाँ पे अब कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो आप पहले क्या जानना चाहोगे कि कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे TQM प्रोग्राम में क्या, किस पे फोकस था, टू नो मोर अबाउट द एग्जिस्टिंग मतलब जो आपके कस्टमर हैं, ठीक है, एज वेल एज पोटेंशियल कस्टमर्स। पोटेंशियल मतलब जो आपके कस्टमर हो सकते हैं, ठीक है, ये पहले बताया गया है, ठीक है। तो TQM प्रोग्राम में क्या देखा गया कि जो आपके कस्टमर हैं एग्जिस्टिंग और जो पोटेंशियल हैं, वो एक्चुअली में क्या चाहते हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा जानकारी निकालने को ही क्या कहते हैं हम लोग, TQM प्रैक्टिस कहते हैं। सबको समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग ये सब यूज़ करने लगे, क्यों, क्योंकि अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है, तो पहले हमें जानना होगा कि कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है। फिर उस पर हम क्या करेंगे, फिर अपनी क्वालिटी को क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे, सर्विस को इंप्रूव करेंगे, और उसकी वजह से क्या कट हो जाएगा, हमारा कॉस्ट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। फालतू का पैसा अब नहीं जाएगा कि हम फालतू की चीज़ें बनाते जा रहे हैं। मान लेते हैं डिमांड शर्ट की है ही नहीं, पैंट की डिमांड है और आप शर्ट बनाते जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप फालतू की चीज़ें बना रहे हो, तो उसको में तो आपका लॉस ही होगा ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी इंप्रूव किया, सर्विस भी इंप्रूव किया, ठीक है। नॉलेज भी कस्टमर से, जो कस्टमर का जो नॉलेज था वो भी क्या हो गया, आपके पास ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। तो TQM प्रोग्राम में और क्या बोला है, फोस्टर क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर्स, इंटरमीडियरीज एंड सप्लायर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, रिलेशनशिप्स किसके बीच, कस्टमर्स के बीच, सप्लायर्स के बीच जो रिलेशन है उसको क्या करने की कोशिश की गई, इंप्रूव करने की कोशिश की गई, ठीक है। सबको समझ आ गया। तो ये इस क्यों आया, ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि अभी कंपटीशन क्या हो गया, बढ़ गया है, ठीक है। अब ये जब सब कंपटीशन बढ़ गया है, तो अब प्रोड्यूसर्स ने किधर मूव करना शुरू कर दिया, प्रोड्यूसर्स ने शुरू कर दिया मूव करना किधर, क्रॉस सेलिंग स्ट्रेटेजी की तरफ। क्रॉस सेलिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है कि जैसे आपने अभी आपसे किसी ने सामान खरीदा, ठीक है, वो आपका कस्टमर बन गया है, अब आप फिर से उसी कस्टमर को सामान बेचो, ठीक है। पहले उसने शर्ट खरीदी थी, अब आपने इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की कि आपसे पैंट लेने भी वही आ रहा है, ठीक है, आपसे जूता लेने भी वही आ रहा है, ठीक है। सबको समझ आ रहा है, क्लियर है। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, क्रॉस सेलिंग स्ट्रेटेजी। मतलब आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ही क्या कर रहे हो, सामान बेच रहे हो, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग क्रॉस सेलिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो अब सेम वही बात है, क्यों, नया कस्टमर ढूंढने में टाइम लगेगा, क्यों टाइम लगेगा, क्योंकि कंपटीशन क्या है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप किधर फोकस करोगे,
एग्जिस्टिंग कस्टमर पे, जो आपके खुद के अभी कस्टमर थे, जैसे अभी वो शर्ट खरीद के लेके गया था, अगर आप उसको ही पैंट बेचने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, आपका ज़्यादा फायदा होगा, ना कि नया कस्टमर ढूंढ के लाओगे तब, क्योंकि नए कस्टमर को ढूंढने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा, मनी लगेगा, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि कंपटीशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इस वजह से। तो अब यहाँ पे मोर फोकस किस पे होने लग गया, मोर फोकस ऑन किस पे हो गया, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ये सब चीज़ें पहले बताई गई हैं, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होती है, ठीक है, जिसको नहीं पता है वो प्रीवियस वीडियो में जाके देख ले। क्लियर है, सबको समझ आ गया। तो यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप फिर से क्या होने लगी, इंप्रूव होने लगी। किस वजह से, पहला रीज़न क्या है, इंटेंसिव कंपटीशन, ठीक है। तो इंटेंसिव कंपटीशन की वजह से नई नई चीज़ें आई, क्या, टीक्यूएम प्रोग्राम आया, क्रॉस सेलिंग स्ट्रेटेजी आई, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू पे क्या होने लग गया, फोकस होने लग गया, ठीक है। दूसरा हमारा रीज़न क्या था, किसका रीज़न, कस्टमर रिलेशनशिप इंप्रूव होने का रीज़न क्या था, प्रोडक्ट पैरिटी। प्रोडक्ट पैरिटी से क्या मतलब है कि एक ही जैसे प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है, कोका कोला भी आ रहा है, पेप्सी आ रहा है, दोनों नियर अबाउट क्या बना रहे हैं, सेम चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। स्प्राइट, 7 अप नियर अबाउट क्या था, सेम ही था, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोडक्ट पैरिटी है। अब जब प्रोडक्ट पैरिटी होगी, प्रोडक्ट पैरिटी का मतलब सिमिलर प्रोडक्ट्स होंगे, तो आप क्या इंप्रूव करना चाहोगे, कस्टमर सर्विस, कि हम आपको अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो आप ये बताने के लिए आप क्या करोगे कि आप कस्टमर को लुभाने की कोशिश करोगे, ठीक है, आप कस्टमर से अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करोगे, कस्टमर सर्विस अच्छी देने की कोशिश करोगे। क्लियर है। तो इस वजह से क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ गया, प्रोडक्ट नियर अबाउट एक जैसे आने लग गए। प्रोडक्ट जब एक जैसे आएंगे और जो भी मार्केट था वो कैसा हो गया, सैचुरेट हो गया, मतलब एक लेवल पे आके, जैसे सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ ये ऐसे इंप्रूव हो रही और ये क्या हो गया, सैचुरेशन, मतलब अब ये बढ़ नहीं रही है, ठीक है, सबको समझ आ रहा है। तो अब मार्केट क्या हो गया, सैचुरेट हो गया, प्रोडक्ट पैरिटी हो गई। तो अब ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे लोग किस पे फोकस करने लगे ज़्यादा, टू अपग्रेड कस्टमर सर्विसेज, टू अपग्रेड कस्टमर सर्विसेज। क्लियर है। अब फिर से वही चीज़ क्या, कि प्रोडक्ट पैरिटी होगी तो क्या इंप्रूव करना पड़ेगा, प्रोडक्ट क्वालिटी। सबको समझ आ गया है, ठीक है। तो दूसरा रीज़न क्या हो गया, प्रोडक्ट पैरिटी, ठीक है। तीसरा जो रीज़न था वो क्या था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इससे क्या मतलब है कि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज आने लग गई, कंपटीशन तो बहुत बढ़ चुका है, ठीक है, इंटेंसिव कंपटीशन है मार्केट में, ठीक है। तो अब जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मार्केटर्स की हेल्प की, किस 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 चीज़ में हेल्प की, कि कस्टमर्स के पास वो क्लोज आ सकें, ठीक है, कि कस्टमर से क्लोज आ सकें वो लोग, ठीक है, सबको समझ आ रहा है। तो यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी दे लर्न मोर अबाउट देम मीन्स कस्टमर्स एंड देन बिल्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स विद देम, ठीक है। तो ये नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके वो क्या कर रहे थे, कस्टमर से क्लोज आना चाह रहे थे। क्यों क्लोज आ रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, अब हमें क्या फोकस करना है, कस्टमर सर्विस की तरफ, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, कस्टमर सर्विस इंप्रूव हो रही है, सबको समझ आ रहा है, ठीक है। तो नई टेक्नोलॉजी आई, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या था कि जब 1970s 80s का ज़माना था, उस वक्त क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी अच्छी खासी इंप्रूव हो चुकी थी, ठीक है। तो हर चीज़ का कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी क्या हो रहा था, काफ़ी कम हो रहा था, हर चीज़ का कॉस्ट डिक्रीज हो रहा था, प्रोडक्शन कॉस्ट हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह तक सामान ले जाना या डिस्ट्रीब्यूट करना सामान, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें जो खर्चा हो रहा है, ठीक है। मगर जो मार्केटिंग का कॉस्ट था वो क्या हो रहा था, लगातार इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। अब कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है और आपका मार्केटिंग कॉस्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस वजह से ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ आई इंफॉर्मेशन और ये सब, ठीक है, तो इन्होंने क्या हेल्प किया, इन्होंने कंपनीज़ की हेल्प की किसमें, टू कट देयर मार्केटिंग कॉस्ट, उनके मार्केटिंग कॉस्ट को कम करने में, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि वो मोर इफिशिएंट मार्केटिंग प्रोसेसेस अब यूज़ करने लग गए। क्लियर है, किस वजह से, विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, सबको समझ आ गया है। तो अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हमारा किसका एक वन ऑफ द रीज़न है, किसके लिए, बेटर कस्टमर सर्विस एंड कस्टमर रिलेशंस के लिए, ठीक है, सबको समझ आ रहा है। क्योंकि अब मार्केट क्या हो चुकी है, सैचुरेट हो गई है, तो अब कस्टमर सर्विस इंप्रूव करनी पड़ेगी। और कस्टमर सर्विस कैसे इंप्रूव हो रही है, टेक्नोलॉजी से इंप्रूव हो रही है, ठीक है, सबको समझ आ गया। और हर चीज़ का कॉस्ट कम हो रहा है, मगर मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ रहा था लगातार। तो अब नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके मार्केटिंग कॉस्ट को क्या कम किया जा रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से हमारा कस्टमर सर्विस क्या हो रहा है, और इम्प्रूव हो रहा है। सबको समझ आ गया है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्या, नेक्स्ट रीज़न क्या है हमारा कस्टमर रिलेशनशिप इंप्रूव होने का, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द सर्विस सेक्टर। जैसे जैसे 1970s से हम देखेंगे, बात करेंगे,
तो अभी भी क्या है, किसका फोकस ज़्यादा है, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं वो तो सर्विस सेक्टर पे ही ये भी डिपेंड कर रही हैं, मगर अब बहुत सारी कुछ डेवलपिंग इकोनॉमीज़ भी हैं जैसे इंडिया, वो भी किस पे डिपेंड कर रही है, सर्विस सेक्टर पे। ठीक है, सर्विस सेक्टर मतलब क्या, जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स, कंसल्टेंट, हॉस्पिटल्स, होटल्स, ये सब क्या है, सर्विस सेक्टर में आता है। सबको समझ आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सर्विस सेक्टर में आप जैसे मान लेते हैं आप हॉस्पिटल में जाते हो, हॉस्पिटल क्या करेगा, आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, वो प्रोडक्शन ऑफ सर्विस भी कर रहा है और आपको डायरेक्टली सर्विस डिलीवर भी कर रहा है। ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो किसने प्रोवाइड किया, हॉस्पिटल ने, और जो डॉक्टर था उसने डायरेक्टली आपके ऊपर क्या किया, ऑपरेट किया। ठीक है, सबको समझ आ गया कि टीचर क्या कर रहा है, टीचिंग कर रहा है, किसको कर रहा है, डायरेक्टली टीचिंग किसको कर रहा है, स्टूडेंट्स को कर रहा है। सबको समझ आ रहा है? हॉस्पिटल सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं और डायरेक्टली प्रोवाइड भी कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे सर्विस ख़राब होती है तो तुरंत ही क्या होगा, निगेटिव इफेक्ट होगा। सबको समझ आ रहा है? अगर कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है, ठीक है, तो तुरंत ही बच्चे क्या चिल्लाने लगेंगे। सबको समझ आ रहा है? सेम वही चीज़, क्लियर है? सबको समझ आ गया यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है और डिलीवरी भी क्या हो रही है, डायरेक्टली हो रही है। तो इस वजह से हमारा क्या हुआ, कस्टमर रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट जो होगा वो फिर से इंप्रूव होने लग गया। क्यों? इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर क्या होने लग गया, इंप्रूव होने लग गया, क्योंकि सर्विस सेक्टर में जो इंटरेक्शन होता है बायर और सेलर और प्रोड्यूसर के बीच, वो क्या होता है, डायरेक्ट। ठीक है, कोई अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर कैसे है, आप कैसे पता करोगे कि वो कैसा आपके साथ बिहेव कर रहा है। सबको समझ आ रहा है ये चीज़? सबको समझ आ रहा है? कैसी वो आपको मेडिसिन दे रहा है, क्लियर है? अगर वो अच्छी मेडिसिन नहीं देगा, तुरंत आपका क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा वो बिजनेस। ठीक है, डॉक्टर तुरंत क्या हो जाएगा, आप ख़राब। सबको क्लियर है? सबको समझ आ गया? दैट्स वाई दीज इंस्टीट्यूशंस लाइक हॉस्पिटल्स, होटल्स आर द अर्ली एडॉप्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और न्यू डेटा टेक्नोलॉजीज और थ्योरीज। ठीक है, सबको समझ आ गया? यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि इसी वजह से कस्टमर रिलेशनशिप क्या होने लग गया और इंप्रूव होने लग गया। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ द सर्विस सेक्टर क्या होने लग गया, अब इकोनॉमी में बढ़ने लग गया है। सबको समझ आ गया है? ठीक है, तो क्या क्या रीजंस हो गए हमारे, रीजंस हो गए हमारा क्या, एक हमने देखा क्या, पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा में सबसे पहला रीज़न क्या था कि इंटेंसिव कंपटीशन बढ़ गया। दूसरा, उसकी वजह से नए नए टेक्नोलॉजीज़, नए नए प्रोग्राम्स लाने लगे कंपनीज, TQM प्रोग्राम। ठीक है, स्ट्रैटेजीज़ क्या थी, क्रॉस सेलिंग स्ट्रैटेजी, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू पे ज़्यादा फोकस था, प्रोडक्ट पैरिटी हो गई मार्केट में। ठीक है, प्रोडक्ट पैरिटी हो गई तो उसकी वजह से लोग कस्टमर सर्विस फिर से इंप्रूव करने लग गए। ठीक है, क्योंकि सैचुरेशन हो चुका है, इंटेंसिव कंपटीशन नहीं, टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हो रही, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन, तो उसकी मदद से अब क्या, मार्केटिंग कॉस्ट को कम करने लग गए। ठीक है, दूसरा, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में हम लोग देखते हैं कि अब प्रोडक्शन और डिलीवरी डायरेक्टली होती है। टीचर है वो टीचिंग भी कर रहा है, तुरंत दे रहा है टीचिंग, किसको दे रहा है, स्टूडेंट्स को दे रहा है। अच्छे से पढ़ाएगा तो फीडबैक अच्छा होगा, नहीं अच्छे से पढ़ाएगा तो क्या होगा, फीडबैक ख़राब होगा, तो टीचर की सर्विस क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। सबको समझ आ रहा है? तो इसी वजह से कस्टमर सर्विस को क्या, इम्प्रूवमेंट मिला। सबको समझ आ गया? तो अगर यहाँ पे देखा जाए, विद द पैसेज ऑफ टाइम कस्टमर रिलेशनशिप्स कैसे इम्प्रूव हुई। ठीक है, अगर एक इस एक्सिस पे हमारा क्या है, कस्टमर रिलेशंस है, और यहाँ पे क्या है, टाइम के साथ कैसे कस्टमर रिलेशनशिप इम्प्रूव हुई है, कैसे उसका एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो वो कैसे हम लोग देखेंगे। पहले क्या था, कस्टमर रिलेशन बहुत अच्छा था। ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल एरा में, आपके नाना वाली बात जो हमने बताई थी। ठीक है, टेलर और ये सब वाली। ठीक है, सबको समझ आ गया? तो शुरू में कस्टमर रिलेशन अच्छा था, मगर फिर क्या हुआ, कस्टमर रिलेशनशिप क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो गया। क्यों डिक्रीज़ हुआ? क्योंकि एरा ऑफ मास प्रोडक्शन आया, आप जो भी प्रोड्यूस करो सब क्या बिक जा रहा था। ठीक है, तो कस्टमर रिलेशनशिप वहाँ पे ख़राब हो गई। मगर अब फिर से हम लोग इधर मूव करने लगे हैं, कस्टमर रिलेशनशिप फिर से इंप्रूव करने लग गए हैं। तो पहले क्या हुआ, कस्टमर रिलेशनशिप हाई था, ये हाई था, ये यहाँ पे हाई है। सबको समझ आ रहा है? ठीक है, ये हाई है, ये अब डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है, और ये फिर से क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, इंप्रूव। तो यू शेप्ड कर्व बनेगा इसका। समझ आ रहा है कैसा? तो इसका कैसा बनेगा, यू शेप्ड कर्व बनेगा। ठीक है, सबको समझ आ गया? ठीक, कभी पूछा जाए कि कस्टमर रिलेशंस टाइम के साथ अगर ग्राफ पूछा जाए कैसा बनेगा, तो यू शेप्ड कर्व बनेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कौन सा एरा है, ये हमारा इंडस्ट्रियल एरा है। ये हमारा कौन सा एरा है, पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा, जो इंफॉर्मेशन एरा। और ये क्या है हमारा, प्री इंडस्ट्रियल। ये हमारा क्या है, प्री इंडस्ट्रियल। क्लियर है? सबको समझ आ गया? ठीक है, कभी पूछा जाए कि कस्टमर रिलेशंस टाइम के साथ
कैसे इम्प्रूव हुई या कैसे उसका कैसे आप उसको ग्राफ में डिनोट करोगे तो क्या होगा, कैसा बनेगा, यू शेप्ड कर्व बनेगा। सबको समझ आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे जैसे अब हमने इंफॉर्मेशन एरा जब आया तो हम लोग किधर से किधर मूव करने लगे, ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग से रिलेशनशिप मार्केटिंग। किधर से किधर, ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग से रिलेशनशिप मार्केटिंग। ठीक है, अब ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग का क्या मतलब है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग का क्या मतलब है कि यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, सिर्फ सेल मोर एंड मोर और कुछ नहीं। आपको क्या करना है, सिर्फ आप क्या किसके बारे में सोच रहे हो, आप सिर्फ बेचने के बारे में सोच रहे हो, क्या, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू मैक्सिमाइज सेल्स एंड प्रॉफिट्स। सबको समझ आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग में सिर्फ मेन फोकस किस पे है, प्रोडक्शन पे है, प्रोडक्शन और सेलिंग पे है। ठीक है, और उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पिछली क्लास में बताया, क्या, ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग। ठीक है, विच सेंटर्स ऑन द 4 P's। 4 P's क्या थे हमारे मार्केटिंग के, क्या थे 4 P's, प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ठीक है, और ये किसने डेवलप किया था, ये कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय नील एच बॉर्डन इन 1964। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, कभी पूछा जा सकता है कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग किसने डेवलप किया था, नील एच बॉर्डन ने। कब डेवलप किया था, 1964 में। ठीक है, तो ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग में मेन फोकस किस पे होता है, यही 4 P's पे होता है। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ क्या किसके बारे में सोचते हैं, टू सेल मोर एंड मोर टू मैक्सिमाइज द सेल्स एंड प्रॉफिट्स। ठीक है, सबको समझ आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फोकस्ड ऑन, किस पे फोकस करती है, ऑन अट्रैक्टिंग कंज्यूमर्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको सिर्फ कंज्यूमर्स चाहिए। ठीक है, और अपना सामान बेचना है और कुछ नहीं। कस्टमर से रिलेशनशिप आगे मेंटेन करेगा नहीं करेगा वो उसको उसके बारे में नहीं सोच रहा है, वो अभी सिर्फ बेचना चाहता है। ठीक है, तो द गोल वाज टू आइडेंटिफाई प्रॉस्पेक्ट्स का मतलब क्या, पोटेंशियल कस्टमर्स। ठीक है, जो हमारे कस्टमर बन सकते हैं, एंड कन्वर्ट देम टू कस्टमर्स एंड कंप्लीट सेल्स ट्रांजैक्शन। ठीक है भाई, आप सिर्फ बेचने के बारे में आप बात कर रहे हो और कुछ नहीं। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है। तो इसको कहते हैं हम लोग ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग। ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग में हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचते हैं, एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं कि अभी सामान बेचना है, बस किसी तरह सामान बिक जाए, बस हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, अब जैसे जैसे अब क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन होता गया, द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स एंड न्यू कॉम्पिटिशन्स। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स हुआ, न्यू कॉम्पिटिशन्स जब आए तो ये इससे क्या हुआ, कस्टमर चॉइस क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। सबको समझ आया कैसे। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या मतलब है कि जब जैसे आप यहाँ पे इंडिया में रह के एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि सारी मार्केट क्या है, इंटरकनेक्टेड है। सब वर्ल्ड पूरा क्या है, इज़ ए स्मॉल विलेज। ठीक है, पूरा वर्ल्ड अब क्या हो चुका है, एक स्मॉल विलेज हो चुका है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन और न्यू कंपटीशन लेड टू द ग्रेटर कस्टमर चॉइस। ठीक है, तो अब ये जो स्ट्रेटेजी थी क्या ट्रांजैक्शनल वाली, ये हमारी काम नहीं करेगी, क्योंकि अब क्या है, कंपटीशन बढ़ गया। अब चीज़ें सब, अब आपका मार्केट सिर्फ आपका ही नहीं रहा, वो क्या है, इंटरनेशनल मार्केट हो चुका है। सबको समझ आ गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें किधर मूव करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड गोल से किधर जाना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग गोल। ठीक है, अब हमें शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचना है कि सिर्फ सामान बेचना नहीं है। अब हमें क्या सोचना है कि कैसे रिलेशनशिप को हम बिल्ड करें, कैसे रिलेशनशिप को हम क्या करें, मेंटेन करें। क्लियर है, तो अब हमारा कॉन्सेप्ट आता है किसका, अब हमारा कॉन्सेप्ट आया किसका, रिलेशनशिप मार्केटिंग का। किसका कॉन्सेप्ट आया, रिलेशनशिप मार्केटिंग का। ठीक है, रिलेशनशिप मार्केटिंग का क्या मतलब है, इट रिफर्स टू द डेवलपमेंट growth and maintenance of long term cost effective exchange relationships। ठीक है, अब इतना नहीं पढ़ना है, बता देते हैं शॉर्ट में क्या कि किसके साथ रिलेशनशिप बनाना है, ग्रोथ करना है, उस रिलेशन का मेंटेन करना है। ठीक है, तो पहले रिलेशंस को डेवलप करना है। रिलेशनशिप मार्केटिंग में किसकी बात चल रही है कि टू डेवलप द रिलेशनशिप, टू ग्रो द रिलेशनशिप एंड टू मेंटेन द रिलेशनशिप। ठीक है, किसके साथ, कस्टमर्स के साथ भी, सप्लायर्स के साथ भी, एम्प्लॉयज़ के साथ भी, और जो भी आपकी कंपनी के पार्टनर्स हैं सबके साथ। किसके, क्यों, फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक है, आपसी क्या लाभ के लिए। सबको समझ आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, रिलेशनशिप मार्केटिंग। ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग का क्या मतलब था, वहाँ पे सिर्फ हमें क्या बात करना है, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे थे, हमें सामान बेचना है, बस किसी तरह से निकलना है वहाँ से। ठीक है, यहाँ पे हम
सिर्फ सामान नहीं बेचना है, हमें रिलेशनशिप को डेवलप करना है, उसको ग्रो करना है, उसको मेंटेन करना है किसके साथ, कस्टमर के साथ, ठीक है, जिससे वो दोबारा आके भी हमारा क्या सामान खरीदे। सबको समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इट इज़ द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, सबको समझ आ गया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये सब करने के लिए, रिलेशनशिप मेंटेन, ग्रो और डेवलप करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी? ज़रूरत किसकी होगी? कस्टमर नॉलेज की, ठीक है। कस्टमर नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स एंड रीच द अल्टीमेट गोल ऑफ ए कंपनी। क्लियर है? सबको समझ आ गया? तो ये रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी? कस्टमर को जानने की ज़रूरत होगी। सबको समझ आ गया? क्लियर है? अब यहाँ पे जब कस्टमर को जानेंगे तो अब उससे क्या होगा कि कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन के बारे में पता चलेगा, ठीक है, और उससे आपका बिजनेस क्या होगा? बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा, आपका बिजनेस अच्छे से सक्सेसफुल हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? सबको समझ आ गया? तो अब यहाँ पे जैसे जैसे हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग बढ़ता गया, रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या थी कि हम यहाँ पे क्या सोच रहे हैं? टू डेवलप, ग्रो एंड मेंटेन द रिलेशनशिप विद किसके साथ? कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, या जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनके साथ, फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट्स। सबको समझ आ गया? तो जैसे जैसे इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग बढ़ता गया, हम लोग किधर मूव करते गए? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की तरफ। सबको समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि अब हमारा क्या है, आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोचना है। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर आपको मेंटेन रखनी है तो आपको रिलेशनशिप को क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्लियर है? सबको समझ आ गया? ठीक है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट देख लेते हैं थोड़े से, क्या कि डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शनल एंड रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या है। अभी बताया शॉर्ट टर्म, यहाँ पे क्या इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पे फोकस करते हैं कि अभी सामान बिक जाए, बस आगे वो हमारा कस्टमर रहेगा नहीं रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन एंड डज नॉट कंसर्न विद कंटिन्यूस रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स, ठीक है। वही सेम चीज़, डज नॉट कंटेन अ स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ठीक है, वही बताया जैसे, ठीक है, कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे हैं। रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या है? इट फोकसेज ऑन रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या है? इट फोकसेज ऑन कंटिन्यूस मल्टीपल ट्रांजेक्शंस। क्यों? क्योंकि आप रिलेशनशिप को लंबा रखना चाहते हो तो वो बहुत बार सामान आपसे खरीदेगा। तो ये क्या है? इट फोकसेज ऑन कंटिन्यूस मल्टीपल ट्रांजेक्शंस रैदर देन आइसोलेटेड इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस। क्लियर है? सिर्फ एग्जैक्टली उसका क्या, ट्रांजेक्शनल मार्केटिंग का क्या एग्जैक्टली अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर्स को कैसे कंसीडर किया जाता है? एज इनसाइडर्स टू द बिजनेस, ठीक है, कि वो आपके बिजनेस का ही पार्ट है, ठीक है, एंड एम्स टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म एंड नेवर एंडिंग रिलेशनशिप विद देम। क्लियर है? सबको समझ आ गया है? यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है? तो ये हमारा क्या हो गया? डिफरेंस बिटवीन ट्रांजेक्शनल एंड क्या हमारा रिलेशनशिप मार्केटिंग। सबको समझ आ गया है? ठीक है, क्लियर है? ये डाउट तो नहीं है कोई? रिलेशनशिप का हमने देखा, क्या एवोल्यूशन देखा, फिर हम लोग क्या किधर देखने लग गए? मार्केटिंग की तरफ देखने लग गए कि हम लोग किधर से किधर मूव कर रहे हैं? ट्रांजेक्शनल मार्केटिंग से किधर मूव कर रहे हैं? अब किधर मूव कर रहे हैं? रिलेशनशिप मार्केटिंग पे। और रिलेशनशिप मार्केटिंग को अच्छे से करने के लिए हम किधर मूव कर रहे हैं? रिलेशनशिप मैनेजमेंट की तरफ। सबको समझ आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं क्या, बेनिफिट्स ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट अभी छोड़ देते हैं, इसको अभी बाद में समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? रिलेशनशिप मार्केटिंग गिव्स अ कंपनी न्यू अपॉर्चुनिटीज टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एज बाय मूविंग कस्टमर्स अप अ लॉयल्टी हायरार्की। अब यहाँ पे आप ये पढ़ लेना, ठीक है, समझ लेना हायरार्की का क्या मतलब है, लॉयल्टी हायरार्की क्या है। अभी समझा देते हैं क्या मतलब है। कि रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या है? सिर्फ सेलिंग पे फोकस नहीं कर रही है, वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे मैनेज फोकस कर रही है। तो आप क्या करना चाहोगे? पहले कस्टमर बनाना चाहोगे। पहले क्या करना चाहोगे? किसी पोटेंशियल कस्टमर को आप किस में कन्वर्ट करोगे? कस्टमर में। कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करोगे तो वो किधर मूव करेगा? लॉयल कस्टमर की तरफ। अब जब लॉयल कस्टमर खुश होगा तो वो किधर मूव करेगा? एडवोकेट्स की तरफ, ठीक है। एडवोकेट्स क्या होते हैं? ब्रांड एडवोकेट्स। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, ब्रांड एडवोकेट्स क्या होते हैं? जो आपके बिजनेस को, आपकी कंपनी के बारे में तारीफ करते हैं फ्री में, ठीक है, कि आप इनका सामान खरीदो, ठीक है। जैसे आपको सैमसंग बहुत अच्छा लगता है तो आप क्या कहते हो कि आप आप घर में जितने भी लोग हैं सब लोग को क्या कहते हो कि सैमसंग का फ़ोन खरीदो, ठीक है। तो उनको कहते हैं हम लोग क्या? ब्रांड एडवोकेट्स या एडवोकेट्स। क्लियर है? तो रिलेशनशिप मार्केटिंग किस पे फोकस कर रही है? कि पोटेंशियल कस्टमर्स को किस में कन्वर्ट किया जाए? कस्टमर में।
कस्टमर को लॉयल कस्टमर में और लॉयल कस्टमर को किस में, एडवोकेट्स में। क्लियर है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स इज़ फार बिलो द कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग न्यू वंस। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अब कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप क्या कस्टमर को लूज़ तो नहीं कर सकते। ठीक है, आपका जो कस्टमर एक बार बन गया है, अगर वो आप लॉस कर देते हो उस कस्टमर का, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका ही घाटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर को मेंटेन करने में जो कॉस्ट होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, एज़ कंपेयर टू फाइंडिंग अ न्यू कस्टमर। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्या है, एक स्टडी में देखा गया था कि अगर आप किसी सामान को बेचते हो, ठीक है, किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर को अगर बेचते हो, तो उसमें अगर मान लेते हैं 1 रुपये खर्चा होता है। ठीक है, मान लेते हैं कितना खर्चा होता है, 1 रुपये अगर खर्चा होता है। ठीक है, तो हमारा जो, अगर वही सेम सामान आप किसी नए कस्टमर को, ठीक है, न्यू कस्टमर को बेचो, तो आपका जो खर्चा आएगा वो 6 से 8 रुपये आएगा। क्लियर? देख सकते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेलिंग टू द न्यू कस्टमर क्या होता है, हाई होता है। तो आपका बिजनेस क्या होगा, प्रॉफिटेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग न्यू कस्टमर क्या हो जाता है वहाँ पे ज़्यादा। ठीक है, सबको समझ आ गया? कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग कस्टमर क्या होता है वो हमने कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में पढ़ा था। क्लियर है? सबको समझ आ गया? तो यहाँ पे रिलेशनशिप मार्केटिंग का बेनिफिट क्या है कि आप कस्टमर को किधर मूव करते हो, एक हायरार्की की तरफ मूव करते हो, पोटेंशियल से कस्टमर, कस्टमर से लॉयल कस्टमर, लॉयल कस्टमर से ब्रांड एडवोकेट। ठीक है, यहाँ पे मेन फोकस किस पे होता है, एग्जिस्टिंग कस्टमर पे। ठीक है, कि आप एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही अपना कस्टमर बनाए रखो, उसमें ही आपका क्या है, भला है। ठीक है, दूसरा इफेक्टिव रिलेशनशिप मार्केटिंग जो है वो किस पे रिलाई करती है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सच एज कंप्यूटर डेटाबेस। ठीक है, जितना अच्छा आपका डेटाबेस होगा कस्टमर के बारे में जानकारी आपकी क्या होगी, उतनी अच्छी होगी, और आप उतने ही अच्छे अच्छे ऑफर्स क्या दे सकते हो, कस्टमर को दे सकते हो, और वो आपका लगातार क्या बना रहेगा, कस्टमर बना रहेगा। क्लियर है? और दीज टेक्नोलॉजीज हेल्प कंपनीज बिकम 1-to-1 मार्केटर्स। ये टेक्नोलॉजीज़ कंपनीज़ को किस में हेल्प करती हैं, टू बिकम 1-to-1 मार्केटर्स दैट गैदर कस्टमर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वही सेम चीज़ कि आप यहाँ पे 1-to-1 फिर से रिलेशनशिप बनने लग गई। क्यों? क्योंकि आप क्या पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन भेज रहे हो कि भाई आपका बर्थडे है, लो 60% ऑफ ले लो। ठीक है, सबको समझ आ गया? एंड प्रोवाइड इंडिविजुअली कस्टमाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? सबको समझ आ गया है? तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आज हमने देख लिया है क्या, रिलेशनशिप मार्केटिंग के बारे में देख लिया। ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है, रिलेशनशिप मार्केटिंग कब आई, इन द एरा ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? या ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग का जो मेन फोकस था वो क्या था, वो क्या मेन फोकस था हमारा, कि हम सिर्फ बेचना चाह रहे थे। वो कब चल रही थी, वो तब तक चल रही थी जब तक मार्केट सैचुरेट नहीं हुआ था। ठीक है, जब तक हमारा क्या, जो मर्जी आए बना के बेच दो। सबको समझ आ गया? तब तक हमारा क्या काम कर रहा था, ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग। मगर जैसे जैसे मार्केट सैचुरेट हो गया और इंटेंसिव कंपटीशन हो गया मार्केट में, तब हम लोग किधर मूव कर गए, रिलेशनशिप मार्केटिंग पे। ठीक है, और रिलेशनशिप मार्केटिंग ही हमारा किधर मूव करेगी अब, कि अब रिलेशनशिप मार्केटिंग में होता है क्या, हम रिलेशन बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब रिलेशन को कैसे मैनेज किया जाए, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्लियर है? ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम लोग कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या अप्रोचेस थी हमारी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की। ठीक है, CRM की जिसको कहते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए ठीक है, टेक केयर, बाय। ठीक है, एंड थैंक यू, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।